हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। एनसीईआरटी बायोलॉजी हिंदी मीडियम कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप अर्थात इन पादपों में पुष्प का निर्माण होता है। पुष्पीय पादपों को ही हम एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं। आवृतबीजी पौधे अर्थात आवृत जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, और जो बीजी होता है बीजी, इसका अर्थ होता है बीज। अर्थात आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फल के अंदर बीज उपस्थित होते हैं और वे बीज फल भित्ति के द्वारा ढके होते हैं। और जो ये आवृतबीजी पौधे होते हैं, इनमें एक प्रमुख अंग, सबसे आकर्षक अंग जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। और यही पुष्प जो होता है वो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। पुष्प में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। नर जनन अंग को पुमंग या एंड्रोशियम और मादा जनन अंग को जायंग या गाइनोशियम कहते हैं। दोनों अंगों के द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण किया जाएगा और वो जो निर्माण होगा वो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा होगा। और ये युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन पौधे के पुष्प के अंदर होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आवृतबीजी पौधों में सबसे जो मुख्य संरचना होती है, जो जनन संरचना है, वो है पुष्प। एक पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें जो पुष्प पाए जाता है, जो कि जनन संरचना होती है, उस जनन संरचना में 4 मुख्य भाग होते हैं जिन्हें हम पुष्प चक्र कहते हैं और जो एक पुष्पासन पर स्थित होते हैं। पुष्पासन अर्थात पुष्प प्लस आसन। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, पुष्प का आसन अर्थात ऐसा स्थान जहां पर पुष्प पाया जाएगा, पुष्प वहां पर बैठा होगा, उसे हम पुष्पासन कहेंगे। तो जो पुष्पासन में ये 4 चक्र पाए जाएंगे, उनमें बाहर से अंदर जो भाग पाए जाते हैं उनका क्रम है। सबसे बाहर पाया जाएगा बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, दूसरा दलपुंज या कोरोला, और तीसरा भाग है पुमंग या एंड्रोशियम, और चौथा भाग जो सबसे अंदर जो पाया जाएगा उसे हम जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। अब हम एक पुष्प के द्वारा इन चीजों को समझते हैं। जो सबसे मुख्य चीज है कि एक पुष्प, एक आवृतबीजी पौधों में एक जनन संरचना है पुष्प। और जो पेडंकल है या इसको पेडिसिल कहते हैं, ये एक ऐसी संरचना है, एक तरह से कह सकते हैं कि पुष्प का एक डंठल है। किसी पौधे से पुष्प जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? पेडंकल या पेडिसिल कहेंगे, या एक तरह से कहेंगे इसको डंठल। और एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर पुष्प के चारों ही चक्र, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, कोरोला, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, चारों ही पुष्प चक्र पाए जाएंगे, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल कहते हैं या पुष्पासन कहते हैं। जो ये संरचना होती है वो रिसेप्टेकल या पुष्पासन कहलाएगी। अब हम बात करते हैं पुष्प के जो 4 चक्र है, उन चक्रों का क्रम और उनके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। ये है सबसे, ये फर्स्ट नंबर का है, ये कैलेक्स है। और इसकी एक इकाई को हम सेपल कहते हैं। अर्थात जो बाह्य दल पुंज होगा उसकी एक इकाई को बाह्य दल कहेंगे या सेपल कहेंगे। और जो समूह होगा, पूरे समूह को बहुत सारे सेपल मिलकर, जैसे यहाँ देखिए एक सेपल, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 3 सेपल हमें दिख रहे हैं, अर्थात 3 बाह्य दल दिख रहे हैं। तो इन तीनों ही बाह्य दलों को संयुक्त रूप से हम बाह्य दल पुंज कहेंगे, या इनको हम अगर सेपल इंग्लिश में कहेंगे तो इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। जिसका इनका कार्य होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उनकी इसके अंदर, पुष्प के अंदर जो भी अंग होंगे उन सभी अंगों की रक्षा करने का कार्य सेपल का या कैलिक्स का होता है। उसके बाद जो दूसरा इसके भीतर का जो चक्र है उसे हम कहते हैं कोरोला। नंबर दूसरा चक्र है कोरोला।
और ग्रुप को कोरोला कहेंगे और इनके बहुत सारे जो समूह होंगे, इकाइयाँ होंगी, इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? पेटल या पंखुड़ी कहते हैं या दल कहते हैं। अर्थात बहुत सारे दल मिलकर एक एक जो इकाई कई दल मिलकर एक समूह बनाते हैं, इस समूह को दलपुंज कहते हैं या कोरोला कहते हैं और एक इकाई को पेटल या दल कहते हैं। इनका कार्य होता है परागण क्रिया के दौरान कीट पतंगों को पुष्प की तरफ आकर्षित करना जिससे कि परागण की क्रिया संपन्न हो सके। इसीलिए हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो ये दल होते हैं या जो ये कोरोला होते हैं हमेशा एक कलर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये कलर्ड नहीं होते हैं, तो ये कब नहीं होते हैं? उन पौधों में के पुष्प में नहीं पाए जाते कलर्ड, मतलब उतने चमकीले नहीं होते, उतने रंगीन नहीं होते हैं जिनमें वायु परागण के द्वारा परागण क्रिया होती है, क्योंकि उन्हें कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर ये रंगीन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब हम तीसरा जो चक्र है उसके बारे में समझते हैं। तीसरा चक्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड्रोशियम या पुमंग। एंड्रोशियम या पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन। अर्थात ये स्टेमेन है, ये एक स्टेमेन, दो स्टेमेन, तीन और चार यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो स्टेमेन या जो पुंकेसर होते हैं उसके दो मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो उभरी हुई जो संरचना ये दिखाई दे रही है इसे हम एंथर कहते हैं या परागकोश कहते हैं। जो डंठल टाइप की संरचना जिससे कि ये पौधे के पुष्प से एंथर जुड़ा हुआ है उस संरचना को क्या कहते हैं? फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। जो स्टेमेन है या पुंकेसर है, किसी पुष्प में पुंकेसरों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, अर्थात जितने भी पुंकेसर होंगे समूह को पुमंग कहेंगे और एक इकाई को हम पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। उसके बाद जिसमें इन इसी एंथर में परागकणों का निर्माण होता है और उस परागकण के अंदर ही नर युग्मक बनता है। उसके बाद इसके भी अंदर जो चौथा चक्र है वो चौथा चक्र है कार्पल या उसको हम गाइनोशियम कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। अर्थात गाइनोशियम किसी भी पुष्प का मादा जनन अंग है। एक गाइनोशियम एक या एक से अधिक कार्पल या अंडप का बना हो सकता है। कार्पल एक इकाई हो गई और गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? समूह के रूप में कई सारे कार्पल मिलकर एक संरचना भी बना सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम कहेंगे या हिंदी में जायंग कहते हैं। एक इकाई को हम क्या कह रहे हैं? कार्पल कह रहे हैं या स्त्री केसर। इसके कार्पल या अंडप के तीन मुख्य भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अर्थात वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का जो कार्य होता है वो ये है कि जब कभी भी कोई भी परागकण किसी पुष्प से नर जनन अंग से स्टमन से आता है तो वह यहीं पर ही आता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में आता है। अर्थात इट इज अ प्लेस ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। उसके बाद नंबर दूसरा आता है स्टाइल। स्टाइल जो होता है या इसको वर्तिका कहते हैं, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का कार्य करता है जिसके अंदर से होते हुए परागनली जाती है। उसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तीसरा भाग होता है वो भाग होता है ओवरी या अंडाशय का। जो ये अंडाशय होता है इसके अंदर ओव्यूल या बीजांड उपस्थित होते हैं। इस बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है और उस भ्रूणकोश के अंदर बहुत बहुत उस भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका उपस्थित होती है। इस तरह से हमने एक पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन भागों को फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। पुष्प के भाग, पुष्प के जो भाग होते हैं अभी हमने चार पढ़े कि पुष्प में किसी पुष्प में चार चक्र होते हैं और इन चक्रों को हम इनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर ए है पुष्प के सहायक अंग। सहायक का अर्थ होता है जो मुख्य अंग नहीं है, अर्थात पुष्प का हमने अभी कहा समझा कि पुष्प का मुख्य कार्य होता है जनन क्रिया में भाग लेना, क्योंकि उसमें नर और मादा जनन अंग होते हैं। लेकिन इन जो जनन अंगों के अतिरिक्त भी पुष्प में कुछ और भाग होते हैं, उनका सीधे सीधे भी प्रजनन क्रिया में भाग तो वो नहीं लेते हैं, फिर भी उस क्रिया में सहयोग करने का एक कार्य करते हैं। अर्थात ये पुष्प के वे भाग हैं जो पुष्प की प्रजनन क्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं परंतु उस क्रिया में सहायता करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं, जो दो होते हैं। नंबर पहला बाह्य दलपुंज या कैलिक्स और दूसरा दलपुंज या कोरोला। एक एक करके इनके बारे में अब हम और समझते हैं। नंबर पहला है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। इससे पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था
कि जो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स होता है, वो है पुष्प में सबसे बाहरी चक्र या बाहरी भाग को कहते हैं, जो कि हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है। बाह्य दल या सेपल्स के सम्मिलित रूप को बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। अर्थात जो भी बाह्य दल होगा, एक अगर बाह्य दल होगा तो उसको सेपल कहेंगे, एक से ज्यादा जो सेपल आपस में जुड़कर एक समूह बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। तो एक डायग्राम की सहायता से भी इसको हम समझते हैं। इसमें ये एक पुष्प है, ठीक है, ये जो दिया है ये पेटल दिए हैं, और ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो संरचनाएं दी हैं ये क्या है, सेपल हैं। इनके समूह को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सहायक अंग होता है पुष्प का, वो होता है दलपुंज या कोरोला। यह पुष्प का सबसे बाहरी जो चक्र है, उसके ठीक भीतर का चक्र होता है, अर्थात पुष्प का ये दूसरा चक्र होता है। बाह्य जो दलपुंज होता है उसके ठीक अंदर दलपुंज उपस्थित होता है। दलों को सम्मिलित रूप से हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं, अर्थात सिंगल को, जिस एक सिंगल पंखुड़ी को, एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं, और कई सारे पेटल सम्मिलित रूप से दलपुंज या कोरोला कहलाते हैं। ये रंगीन होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है परागण क्रिया में कीटों को आकर्षित करने का काम करना। एक डायग्राम की सहायता से इसको भी हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, जो ये पार्ट है, ये जो पिंक कलर की संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं क्या हैं, कैलेक्स हैं, सॉरी कोरोला हैं। इनकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, और बहुत सारे समूह मिलकर इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुष्प के जो आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक अंग वे अंग होते हैं जो कि प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। जो तीसरा और जो चौथा चक्र था, जिसमें हमने पढ़ा पुमंग और जायंग पढ़ा, अर्थात एंड्रोशियम और गाइनोशियम या पिस्टिल पढ़ा, ये पुष्प के वे भाग होते हैं जो कि प्रजनन क्रिया में सीधे सीधे भाग लेते हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके अब पढ़ते हैं। नंबर पहला है पुमंग या एंड्रोशियम। पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्रीय भाग है। यह पुष्प का नर जननांग है। पुमंग क्या है, पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, अर्थात जो पुमंग होता है वह नर जनन अंग होता है। कभी कभी इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है अपने को, कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या है, तो पुमंग है तो भी सही है और पुंकेसर है तो भी सही है। अर्थात पुमंग पुंकेसरों का ही समूह है। अगर पुमंग दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं दिया है, अगर पुंकेसर दिया उसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पुंकेसरों के ही समूह को पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर होते हैं उसके दो मुख्य भाग होते हैं, परागकोश या एंथर, और पुतंतु और या फिलामेंट। तो एक डायग्राम की सहायता से इसको भी हम समझते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक एक इसमें दिया है पुंकेसर, जिसमें हम देख रहे हैं दो भाग। नंबर पहला ये एंथर या परागकोश, और दूसरा ये पुतंतु या फिलामेंट। तो जो परागकोश होता है दो पालियों का बना होता है। इसमें आप देखिए ये बीच की बीच एक संरचना है, ठीक है, एक साइड ये संरचना है, दूसरी साइड ऐसी संरचना है। तो दो पालियों से कोई भी पुंकेसर का परागकोश बना होता है, और दोनों ही पालियों में इस तरह की जो संरचना होती है, दोनों ही पालियों में दो दो कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, तीन कोष्ठ, चार, ये दो पालियां, इस तरह से एक संरचना ऐसी आ रही है, ठीक है। ऐसी संरचना है, दो पालियां है। तो एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ये कोष्ठ होते हैं। इस तरह से दो पालियों में कुल मिलाकर कितने कोष्ठ हो गए, चार कोष्ठ हो गए। इन्हीं कोष्ठों को हम क्या कहते हैं, पोलन सेक कहते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आगे हम लोग इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप समझिए कि जो नर जनन अंग होता है उसको हम पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं, इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, और जिसके दो भाग होते हैं, परागकोश या एंथर, या दूसरा पुतंतु या फिलामेंट, ठीक है। जो एंथर होता है, जो या परागकोश होता है, इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। अर्थात जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन सेक या लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी के अंदर यहाँ पर ही किसका निर्माण होगा, परागकणों का निर्माण होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा भाग है, आवश्यक जो जनन अंग, आवश्यक जो भाग होते हैं पुष्प के, वो दूसरा उसमें प्रकार है जायंग या गाइनोशियम, या जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। यह पुष्प का चौथा चक्र या सबसे भीतरी चक्र होता है। यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। इसकी इकाई को हम अंडप या कार्पल कहते हैं, या हम हिंदी में क्या कहते हैं, उसको स्त्री केसर भी कहते हैं। तो एक चित्र के सहायता से इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें आप देखिए कि ये गाइनोशियम बना हुआ है। इस गाइनोशियम में पुष्प में
ये जो भाग सबसे ऊपर का होता है गाइनोशियम में, अर्थात जो भाग है ये क्या है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र है। यहाँ पर ही परागण आता है। और जो दूसरा स्टाइल या जो वर्तिका होती है, एक लंबी सी संरचना है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का कार्य करती है। ये जो संरचना लास्ट में दिख रही है ये क्या है, ओवरी की संरचना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बीजांड पाए जाते हैं और उन बीजांड के अंदर भ्रूणकोश उपस्थित होता है और उस भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका पाई जाती है। तो एक और डायग्राम की सहायता से इसको और हम समझते हैं कि जो संरचना दी गई है वो एक जायांग की संरचना दी गई, जो कि जायांग की इकाई को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर ये स्टिग्मा दिया हुआ है और ये जो संरचना होती है क्या है, स्टाइल या वर्तिका की संरचना है। और जो लास्ट में जो संरचना पूरी की पूरी क्या है, अंडाशय है। और अंडाशय में अंदर ओविल या बीजांड पाए जाते हैं। और जो ये संरचना है जिसके ऊपर ये सब कुछ उपस्थित है, पुष्प के सब अंग पाए जाते हैं, उसे हम पुष्पासन या रिसेप्टेकल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसमें टर्म आता है, परिदल पुंज या पेरियंथ आता है। परिदल पुंज या पेरियंथ आता है, अर्थात अब हम अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी पुष्प के 4 चक्र हैं। सबसे बाहरी चक्र क्या है, बाह्य दल पुंज, उसके भीतर दल पुंज, उसके भीतर पुमंग और उसके भी भीतर जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो बाह्य दल पुंज और दल पुंज होता है उनमें अंतर स्पष्ट करना काफी कठिन होता है, अर्थात वो एक ही जैसी संरचना, दोनों मिलकर एक संरचना बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। और इसकी इकाई को हम टेपल कहते हैं। एक इस संरचना की सहायता से हम लोग समझते हैं कि ये यहाँ पर एक फ्लावर है, लिलिएसी जो कुल है उसका एक फ्लावर है। उसमें ये संरचना देखिए, सबसे बाहर की जो संरचना है ये डंठल है, ठीक है, जिसको हम पेडिसिल कहते हैं। और उसके बाद जो ये संरचना आगे की संरचना है, ये संरचना यहीं से ही इस संरचना अर्थात बाह्य दलपुंज और दलपुंज होना चाहिए था, लेकिन ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक जैसी संरचना पूरी बन गई है और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और सिंगल पेरियंथ का जो या परिदल पुंज कहते हैं, एक इकाई को हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। और बाकी जो है संरचना दी है, इनर जनन अंग के भाग दिए हैं, ये एंथर है, फिर यहाँ पर फिलामेंट है, तो इस तरह से। और ये फीमेल पार्ट सबसे मध्य में दिया हुआ है। तो ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज में हम भेद न कर पाए, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। उदाहरण के लिए कुल लिलिएसी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुष्प के प्रकार अंगों के आधार पर। अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो पुष्प होता है, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। नंबर पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा गाइनोशियम या जायंग। तो होता ऐसा है कि इन अंगों के आधार पर, इन्हीं 4 अंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर पहला पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, पूर्ण पुष्प कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अर्थात बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग, अगर ये चारों चक्र किसी पुष्प में उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प कहते हैं। अब हम इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। आप देखिए इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है, ये जो ये फ्लावर दिया हुआ है, इस फ्लावर में आप देखिए कि यहाँ पर ये बाह्य दल पुंज दिया, दल बाह्य दल भी दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये दल दिए हैं और ये पुंकेसर भी दिया हुआ है, स्त्रीकेसर भी दिया है, अर्थात चारों के चारों चक्र दिए हैं। तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प कहलाएगा। कई तरह के ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आप लोग इस कंप्लीट पुष्प में या पूर्ण पुष्प में देख सकते हैं, गुड़हल है, जैसे गुलाब है, ठीक है। तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं, या लिली है, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, कंप्लीट पुष्प कहलाते हैं। जो और दूसरा इसमें प्रकार है वो है अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर, अर्थात स्पष्ट है, इनकम्प्लीट का मतलब जो कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई एक चक्र, कोई भी एक चक्र अगर उपस्थित नहीं है, चारों के चारों उपस्थित है तो पूर्ण पुष्प हो गया या कंप्लीट फ्लावर। उन चारों में से कोई भी एक चक्र अगर अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। अब एक चित्र की सहायता से इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें आप देखिए कि एक ये फीमेल फ्लावर, अर्थात इसमें ये मादा, ये सबसे बाहर अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट
इसमें आप देख सकते हैं कि ये मादा जनन अंग सबसे मध्य में दिया हुआ है, ठीक है? और ये इसमें नर जनन अंग अनुपस्थित है और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ये तो केवल आप देखेंगे मेल और फीमेल को ही दर्शाया गया है। एक और चित्र की सहायता से आप लोग इसको बेहतर समझेंगे। इस चित्र में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, ये ये कद्दू फैमिली में होता है। मेल पुष्प अर्थात एक ऐसा पुष्प जिसमें मादा जनन अंग अर्थात जायांग नहीं है, उसे हम मेल पुष्प कहेंगे। जायांग इसमें नहीं है और बाकी सब पार्ट इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा इसी में एक फीमेल फ्लावर भी होता है और जिसमें क्या है, पुंकेसर नहीं पाया जाता है और बाकी बाह्य दल, दल और जायंग उपस्थित होते हैं। तो ऐसा जो पुष्प होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा इसमें कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का जो मुख्य अंग होता है पुष्प, उसके क्या-क्या कौन-कौन से उसमें भाग होते हैं और उन भागों के बारे में पढ़ा और पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने इसके पहले के जो पहले चैप्टर के टॉपिक अगर वो नहीं देखे हैं, तो उन वीडियो को आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर कीजिए। और फिर अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के बारे में या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के विषय में। तो तब हम लोग आगे और भी डिटेल में उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।